So today we are going to start with lysosomes. So learning outcomes are discovery and introduction. एक एक बात में MCQs है और short question है, थोड़ा focus कीजिएगा. Discovery and introduction of lysosomes. Who discovered it and what is the introduction, definition, function of lysosomes and structure of lysosomes, formation of lysosomes. इसका formation बनता किस तरह से है और इसकी forms कितनी हैं. आपको याद होगा हमने राइबोसोम्स में form पढ़ी थी ना, फ्री राइबोसोम्स, अटैच्ड राइबोसोम्स, फिर हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में भी फॉर्म्स पढ़ी थी, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. इसी तरह से लाइसोसोम की भी टू फॉर्म्स होती हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, primary lysosomes and secondary lysosomes. And the last one is the functions of lysosomes, why they are important. क्या कर रहे हैं ये सेल के अंदर, इनका क्या फंक्शन है बेसिकली. तो यहाँ पिक्चर में हमें शो हो रहा है कि लाइक अदर ऑर्गेनेली लाइसोसोम्स आर आल्सो ऑर्गेनेली ऑफ सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स. लाइसोसोम्स आर आल्सो ऑर्गेनेली. लाइसोसोम 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 हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि जिनको जूम भी किया हुआ है यहाँ पे. सो लाइसोसोम होते क्या हैं, बेसिकली एंजाइम कंटेनिंग बॉडीज होती हैं जो कि डाइजेशन करने में हेल्प आउट करती हैं. सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कवरी एंड इंट्रोडक्शन फर्स्ट. who discovered it, discovered by de Duve in 1949. It's very important कि आप डेट को भी याद रखो. 1949, 1948, 1947 के साथ आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, इवन 1959 के साथ भी. तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 1949 डेट याद रखनी है, प्लस आपने जो जिन्होंने डिस्कवर किया है उन साइंटिस्ट का नेम भी आपको लर्न होना चाहिए. de Duve in 1949. सो इंट्रोडक्शन से डिस्कवरी में आपको एक लाइन पढ़नी है. इंट्रोडक्शन ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. सो इट मींस मैम ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है. बिल्कुल, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल जितने भी हैं वो सारे के सारे एब्सेंट हैं. सो इट मींस कि लाइसोसोम्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती होगी. डेफिनेटली है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले है. अगर हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा कि मैम सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन लेस है. जो मेम्ब्रेन लेस होंगे वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं. एंड अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, चाहे वो सिंगल है या डबल है, तो वो आके वो जो है प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होंगे. सो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेले मैम अभी हमने कोई पढ़े हैं, बिल्कुल बच्चे पढ़े हैं. गोल्जी बॉडीज में डबल मेम्ब्रेन थी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में दो मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है, जिसको हम जाके आगे पढ़ेंगे. और फर्दर अगर आगे डिस्कस करें हम, राइबोसोम्स जो पढ़ के आए हैं जिनसे प्रोटीन बनती है, जो प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम्स, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं. इसी वजह से 70s राइबोसोम्स बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में वो 80s होते हैं. यानी राइबोसोम्स दोनों में होते हैं. लेकिन अगर हम डिस्कस करें लाइसोसोम्स की, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले है. इट मींस दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, दे आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. सो अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फर्दर स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे हम. ये लाइसोसोम की एक ओवरव्यू है जो हमें नजर आ रहा है. इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन नजर आ रही है जिसको जूम किया हुआ है. सिंगल मेम्ब्रेन. मैम हमें मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन को लर्न करना है पेपर में? नहीं, हमें बिल्कुल भी लर्न नहीं करना. हमें इतना सिर्फ पता होना चाहिए कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, दैट्स इट. सो इनर साइड पे बाहर एक मेम्ब्रेन है और इनर साइड पे कुछ एंजाइम्स है जिन्हें कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं. उनको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में उसके स्ट्रक्चर के बाद फर्दर फंक्शंस में डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन होती क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं किसको हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, अभी हमने पढ़ के आए हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है. इट मींस मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा. डेफिनेटली ऐसा ही है ना कि इसके बाहर क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी. और उस मेम्ब्रेन बॉन्डेड वैक्यूल में, उस मेम्ब्रेन बॉन्डेड थैली के अंदर, उस पैकेट के अंदर, उस वेजिकल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ लिक्विड होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. दो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इस लाइन को अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ लें, याद कर लें. एमसीक्यू इस पे बहुत ज्यादा आते हैं आपको कि एंजाइम्स के नेम लिखें. नंबर 1 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड नंबर 2 एसिड फॉस्फेटेजेस. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम. तो हमें एक पेन चाहिए जिसको हम सेलेक्ट कर लें अपनी मर्जी से. एक कलर ले लेते हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स which are helpful in conversions of
complex molecules, बड़े molecules, large molecules in a smaller one, in a smaller one. Basically hydrolytic enzymes वो enzymes होते हैं जो larger molecules को तोड़ के उनकी splitting करके उनको छोटे छोटे molecules में, उनको simple molecules में convert करते हैं. मैम इसको तो digestion कहते हैं, बिल्कुल इसको digestion कहते हैं, इसीलिए हम इन enzymes को digestive enzymes का नाम भी देते हैं. उसके अलावा बच्चे इसमें दूसरी जो चीज होती है उनको हम बोलते हैं एसिड फॉस्फेटेजेस. एसिड फॉस्फेटेजेस. मैम फॉस्फेटेजेस क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, जब उसको तोड़ फोड़ रहे होते हैं, तो उनमें से ये फॉस्फेट ग्रुप को सेपरेट आउट करने में हेल्प आउट करते हैं. तो मैम ये एसिड क्यों बोलते हैं बच्चे? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो आपको वहां बताएंगे कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक मीडियम, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है. ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करते हैं. अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो इनकी फंक्शनिंग इनएक्टिव हो जाएगी, ये काम नहीं करेंगे, ये डिसेबल हो जाएंगे. तो उनको वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये एसिड फॉस्फेटेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं. मैम थोड़ा और क्लियर कर दें हमें. बच्चे आपको एग्जांपल में देती हूँ आपके स्टमक की. हमारे स्टमक में यू नो द एसिडिक एंजाइम कोई है? यस मैम, पीएच जिसकी 2 हो, जैसे पेप्सिन है. पेप्सिन हमारी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है. जब तक आपके मैदे में, आपके स्टमक में पीएच 2 नहीं हो जाती, 2 पीएच नहीं हो जाती, तब तक पेप्सिन एक्टिव नहीं होता. इसका मतलब है कि एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो पेप्सिन एक्टिव होगी, तो फूड डाइजेशन होगी. अदरवाइज आपकी प्रोटीन बॉडी में, जो आप अंडा खाते हो उसमें प्रोटीन होती है, गोश्त खाते हो उसमें प्रोटीन होती है, तो पेप्सिन काम नहीं करेगी. तो जो खाओगे वो ऐसे ही फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी को उससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी. तो मिस इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट ये है कि उसको ऐसा माहौल दें, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दें, उसको ऐसी पीएच दें जिसके ऊपर वो एंजाइम खुशी से काम कर सके, एक्टिव होकर काम कर सके. मैम फिर इसकी पीएच क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की? बच्चे इसकी पीएच एसिडिक है. मैम एसिडिक किस तरह से होती है बेटा? 0 से लेके 14 तक पीएच की एक रेंज है. 7 से नीचे सारी पीएच जितनी भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक, वो सारी एसिडिक है. 7 8 9 10 11 12 13 14 तक बेसिक है. तो 7 से नीचे जितनी भी पीएच है वो सारी एसिडिक होती हैं. 7 पे न्यूट्रल हो जाता है. सो इस एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये एंजाइम्स काम कर सकें, इसमें एसिड फॉस्फेटेजेस प्रेजेंट होते हैं. आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और क्लियर हो गया होगा. हम इससे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, बिकॉज हमें क्लियर हो गया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल को की तरफ लेके आना, लार्जर पार्टिकल्स को तोड़ के स्प्लिट करके उनको हजम करना, डाइजेस्ट करना. इसीलिए हम इनको बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी कहते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनसाइड द vacuole, inside the membrane bonded structure that is known as lysosome. फर्दर लाइजोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. मैम इतना इजी सा स्ट्रक्चर है कि बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन है जो हमें येलो कलर की नजर आ रही है, और अंदर डिफरेंट शेप्स के मैंने यहाँ पे एंजाइम्स बना दिए हैं. कुछ रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और कुछ पर्पल हैं. यानी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, प्लस इनमें एसिड फॉस्फेटेजेस हैं. मैम इसमें सारे एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की डाइजेशन करते हैं. बिल्कुल बच्चे, इनका काम होता है डिफरेंट पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना. किस तरह से डाइजेशन करते हैं तो इसको हम जाके फंक्शन में पढ़ेंगे कि काम किस तरह से करता है. इस स्लाइड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये नजर किस तरह का आता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो स्ट्रक्चर में ये है कि मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर, सिंगल सिंगल सिंगल, ये बात याद रखनी है, डबल नहीं लिख देना आप लोगों ने वहां पे. सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर है. उसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और एसिड फॉस्फेटेजेस कहते हैं. क्लियर? सो यहाँ तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है, और हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने अभी तक सिर्फ बुलेट्स पढ़े हैं जिसमें हमने क्या पढ़ना है आज. इवेंट डिस्कवरी और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होते हैं ये पढ़ा है. फिर हमने बताया कि ये सिंगल बॉन्डेड है और अंदर एंजाइम्स है. इसके अलावा अभी तक हमने कोई नई बात नहीं पढ़ी. सो डिस्कशन करते हैं कि बनते किस तरह के हैं, किस तरह से हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इनको बनाता कौन है, कहाँ से बॉडी के अंदर ये ओरिजिनेट होते हैं सेल बॉडी में, उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चे. सो डिस्कशन कुछ इस तरह से है कि इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है. उसको समझने के लिए पहले आपको ये एक जो की है रन की हुई है, इसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ, कि हमने ये पढ़ी है इससे पहले प्रीवियस टॉपिक्स में. इस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखें तो मैम आपने बताया है कि इन एंजाइम्स का काम डाइजेशन करना है. तो बच्चे एंजाइम्स क्या होते हैं? आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे मैम ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन.
अगर सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो इसका मतलब है वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट राइबोसोम्स की वजह से सिंथेसाइज होते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वो एंजाइम्स बनाता है, बिकॉज एंजाइम भी तो प्रोटीन होते हैं, और उन एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड गोल्जी ऑपरेटस, एंड उसके बाद गोल्जी ऑपरेटस से लाइसोसोम्स बनते हैं। फर्दर इसको एक डायग्राम के थ्रू फर्दर क्लियर कर लेते हैं। और इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो मुझे एक छोटा सा जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई भी कर्सर। ओके, सो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है बाहर की साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। देन ये हमारे पास क्या नजर आ रहा है आपको, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, उनसे जो एक वेजिकल निकलती है जिसको हम कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो वेजिकल ओरिजिनेट हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो हम पहले बहुत ये टॉपिक पढ़ के आए हैं, यू नो दैट। ये वेजिकल आगे फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है गोल्जी बॉडी के साथ, और इसमें जो छोटे छोटे नुक्ते नजर आ रहे हैं, डॉट नजर आ रहे हैं, जो एंजाइम नजर आ रहे हैं, वो गोल्जी बॉडी में टूवर्ड यानी फॉर्मिंग फेज पे जुड़ते हैं, और वन क्रिस्टी टू अनदर क्रिस्टी, वन क्रिस्टी टू अनदर क्रिस्टी शिफ्ट होते हुए टूवर्ड मैच्योरिंग फेज। बच्चे पता है ना, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ फेस होता है उसे क्या कहते हैं मैम, उसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और जो उसके ऑपोजिट होता है उसे क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज कहते हैं। मैच्योरिंग फेज से वेजिकल्स उतरते हैं और फॉर्मिंग फेज से वेजिकल इसके साथ जुड़ रहे होते हैं, और पार्टिकल या जो मटेरियल है, जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन है, उनकी प्रोसेसिंग गोल्जी बॉडीज में होती है। तो गोल्जी बॉडीज उनको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उनको फर्दर फिनिशिंग करता है, प्रोसेस करता है, फाइनल प्रोडक्ट देता है। जब तक वो इसमें था तो वो रॉ मटेरियल था जो किसी काम का नहीं था, उसको क्या कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए इस गोल्जी बॉडी में से पास करना है, जस्ट लाइक अ मशीन, एक साइड से एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है। अब जब ये बाहर निकलता है बच्चे, तो यहाँ पे जो आपको ये पैकेट नजर आ रहा है, ये जो वेजिकल नजर आ रही है जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, तो बच्चे इसी को तो लाइसोसोम कहते हैं, इसी को तो हम लाइसोसोम कहते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स हैं। सो कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसको हम गोल्जी वेजिकल नहीं कहेंगे, बेटा इसको कह सकते हैं अगर इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन है, बट अगर इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन करते हैं, जो हजम करते हैं, जो स्प्लिटिंग करते हैं, तो फिर हम इसको लाइसोसोम्स बोलेंगे। बिकॉज ये कहाँ से बन के आ रहे हैं, ये डीएनए की इंस्ट्रक्शन से, मैसेंजर आरएनए जो हमारे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास आती है, वहां से राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, वहां से फिर ये पैकेट बनता है, स्मूथ के पास आता है, स्मूथ ये वेजिकल बनाता है, वेजिकल पैक होके हमारी गोल्जी बॉडीज की फॉर्मिंग फेज पे आती है, क्रिस्टी टू क्रिस्टी, क्रिस्टी टू क्रिस्टी शिफ्ट करके टूवर्ड मैच्योरिंग फेज तक वो अपना सफर पूरा करता है। और उसके बाद अगर वो प्रोटीन थी तो सेल के अंदर यूज हो जाएगी गोल्जी वेजिकल की फॉर्म में, लेकिन अगर उसके अंदर एंजाइम्स हैं जो कि एसिड फॉस्फेटेजेस हैं या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो हजम करते हैं, तो बच्चे इसी वेजिकल का नाम, इसी पैकेट का नाम लाइसोसोम हो जाएगा। तो मैम इट मींस लाइसोसोम को बनाने वाला और कोई नहीं है, गोल्जी बॉडीज हैं। बिल्कुल करेक्ट, गोल्जी बॉडीज ही लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती हैं। फर्दर बच्चे हम डिस्कस करते हैं आगे, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख के रखने हैं जो एट द एंड हम क्लियर करेंगे। इट मींस मैम लाइसोसोम्स स्प्लिटिंग बॉडी है, किससे टूट के आई हैं वो, गोल्जी अपरेटस की बॉडी से वो उतर रही हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्प्लिटिंग बॉडीज, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लाइसोसोम्स, बिकॉज लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोम का मतलब होता है बॉडी, सोमा बॉडी, सोम्स मतलब मैनी बॉडीज, बहुत सारी बॉडी हैं जो इससे टूट नहीं है, उतर रही हैं गोल्जी बॉडी से, so they are known as splitting bodies because they are splitting from the Golgi apparatus and containing the enzymes inside them. फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम को अब एक वीडियो के थ्रू क्लियर करते हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे अटेंशन देनी है, जिस बच्चे को पिछली बात क्लियर नहीं हुई उसको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद भी आप लोगों के मैं क्वेश्चंस लूंगी, और फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर मैं आपको दोबारा ही समझा दूंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करना है, मैं आपको पाथवे समझा देती हूँ। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, एंड देन ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नजर आ रहा है आपको, और उसके बाद हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, और स्मूथ के बाद बच्चे हम देखें तो आगे हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं। मैम ये वाली साइड क्या है बच्चे, ये वाली इसकी फॉर्मिंग साइट है टूवर्ड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंड दिस वन इज अ मैच्योरिंग साइट जहां से वैक्यूल उतर रहे हैं वैक्यूल, if they contain hydrolytic enzyme, if they contain acid phosphatases, so they are known as lysosomes because they are going to help in the digestion of the body. बॉडी में जितने भी फूड वैक्यूल्स बनेंगे उनके डाइजेशन करने में हेल्प आउट करेगा, उसको फर्दर हम जाके फंक्शन में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा फोकस करके आप लोगों ने इसको देखना है। Lysosomes are membrane-bound vesicles that contain hydrolytic enzymes.
The hydrolytic enzymes degrade proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates and are formed in the endoplasmic reticulum. These enzymes are then transported to the Golgi apparatus by transport vesicles. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग बेटा गौर करो थोड़ा सा। तो मैम ये वेसिकल्स कहाँ से उतर के आ रही हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। रफ के साथ ये देख रहे हो पर्पल कलर के राइबोसोम्स लगे हुए हैं और उसके आगे स्मूथ है जिस बेचारे के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं अटैच है ना। तो वहां से ये पैकेट उतर रहे हैं और उतरने के बाद यही पैकेट लग जाएंगे किसके साथ? फॉर्मिंग साइड ऑफ गोल्जी बॉडीज, यानी उसका हिस्सा बन जाएंगे। अब इसको प्ले करते हैं। The lysosomes arise from the Golgi apparatus. That's it. आई थिंक क्लियर हो गया कि यहाँ से ये उतरे हैं, उतरने के बाद वो गोल्जी बॉडी की फॉर्मिंग साइट पे अटैच हुए हैं और अपना जितना मटेरियल था उसको डंप कर दिया है किसके अंदर? गोल्जी बॉडीज के अंदर। और गोल्जी बॉडीज एक क्रिस्टी से दूसरी, एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी पे वो शिफ्ट होता हुआ मूव करेगा टुवर्ड मैच्योरिंग फेज, और मैच्योरिंग फेज से वो अगेन स्प्लिट हो जाएगा। इसका नाम क्या है मैम? लाइसोसोम। इट्स वेरी इजी। अगेन इसको एक बार देख लेते हैं। Lysosomes are membrane-bound vesicles that contain hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes degrade proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates and are formed in the endoplasmic reticulum. These enzymes are then transported to the Golgi apparatus by transport vesicles. The lysosomes arise from the Golgi apparatus. आई थिंक क्लियर हो गया ना। बहुत जबरदस्त ये वीडियो है, इससे क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि फॉर्मिंग फेज कौन सी है, मैच्योरिंग फेज कहाँ से है और लाइसोम्स कैसे बनते हैं। फर्दर स्लाइड्स देखते हैं और फर्दर ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम को डिस्कस करने लगे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। So when we are going to talk about the forms of lysosomes, in forms there are two forms, primary lysosome and secondary lysosomes. प्राइमरी एंड सेकेंडरी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। प्राइमरी लाइसोसोम किसको कहेंगे और सेकेंडरी किसको कहेंगे? प्राइमरी कहेंगे एक बच्चे को जो कि अभी फंक्शनल नहीं है, और सेकेंडरी लाइसोसोम उसको कहेंगे जो कि फंक्शनल है, जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है। सो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो स्ट्रक्चर विच इज बडेड ऑफ एज अ गोल्जी वेजिकल। जो गोल्जी वेजिकल अभी बडिंग ऑफ हुआ है, अभी उससे उतरा है, जिसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे, उसके अंदर डेफिनेटली एंजाइम्स हैं बट वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होंगे? जब फेगोसाइटिक वैक्यूल प्लस ऊपर वाला जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसके साथ अटैच हो जाएगा तो उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। फर्दर क्लियर करते हैं अपनी डायग्राम से कि फेगोसाइटिक वैक्यूल मैम किसको कहते हैं? जिसके साथ ये प्राइमरी जुड़ जाते हैं तो वह सेकेंडरी बन जाता है। तो बच्चे फेगोसाइटिक वैक्यूल उन वैक्यूल्स को कहते हैं जो कि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में फूड इनगल्फ करते हैं, उसको फेगोसाइटिक वैक्यूल बोलते हैं। मैम सिर्फ फूड हो सकती है? बेटा फूड भी हो सकती है, कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता है। यू नो दैट, हमने पढ़ा था ना एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस होता है और पीनोसाइटोसिस होता है। पीनो में लिक्विड मटेरियल आता है, फेगो में सॉलिड मटेरियल आता है। वो जो सॉलिड मटेरियल आता है वो फूड भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया भी हो सकती है, वो कोई भी मटेरियल हो सकता है जो हार्ड हो, वो वायरसेस भी हो सकते हैं, वो लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो वो जो बॉडी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एक वैक्यूल बना के इंगल्फ करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से वो जो वैक्यूल बन के अंदर आता है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं फेगोसाइटिक वैक्यूल। अब इस पिक्चर से फर्दर बच्चे क्लियर हो जाएगा हमें और अच्छे तरीके से, और इसको हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले सारी बातें छोड़ के आप मेरी सिर्फ यहाँ पेन को देखें और हम इसे क्लियर करते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हम कोई नई बात नहीं करेंगे, जितना हमें पता है सिर्फ हम वही बात करेंगे। लाइक हमने गोल्जी बॉडीज पढ़ के आए हैं और गोल्जी ऑपरेटर्स में हमने पढ़ के आए हैं कि ये वाली जो साइट होती है इसको हम कहते हैं F4 फॉर्मिंग फेज, और इस साइड को कहते हैं हम M4 मेच्योरिंग फेज। मेच्योरिंग फेज वो होती है जिनसे क्या बन रहे होते हैं? इस तरह के वैक्यूल निकल रहे होते हैं, उसे मेच्योरिंग फेज कहते हैं। वैसे तो ये कर्सर यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये कर्सर यहाँ पे होना चाहिए था। पिक्चर वाले ने भी गलत किया हुआ, ठीक है? जहां से वो उतर रहे हैं, ये तो दरमियान में आ गए ना, तो साइड से उतर रहे होते हैं। सो ये मेच्योरिंग फेज है। अब गोल्जी बॉडीज इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें फॉर्मिंग फेज है, जिसमें रफ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं वो आ रही होती हैं और वो आके इसके साथ फ्यूज करती हैं, और ये एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी में अपना मटेरियल प्रोसेस करने के बाद, यहाँ से फिनिशिंग करने के बाद, ये वाली एक
क्या कहते हैं, एंजाइम कंटेनिंग ए वेजिकल को रिमूव करते हैं, इसको हम यहाँ पे लाइजोम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइजोम कहते हैं। अभी ये नया नया उतरा है, फ्रेश फ्रेश उतरा है, अभी ये बच्चा है, आप ये समझ लें, इसको हम प्राइमरी लाइजोम कहेंगे। एक और कंडीशन है, इसको अभी हम, ये ऊपर प्राइमरी लाइजोम लिखा हुआ है, इसको भी भूल जाए और इस साइड पे आ जाए। अभी फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये सेल है, ये सेल है हमारे पास, सेल की मेम्ब्रेन है, और सेल की मेम्ब्रेन के बाहर ये कोई पार्टिकल आ गया है, हम इसको कह देते हैं ये फूड है, एफ फॉर फूड है, ये कोई भी फूड है जो सेल से इंगल्फ करना चाहता है, इसको खाना चाहता है, इसकी डाइजेशन करना चाहता है, तो ये इसी, यानी अगर ये पार्टिकल इस सेल मेम्ब्रेन के साथ लगता है, तो यू नो दैट सेल मेम्ब्रेन एक वैक्यूल बना लेती है इस फूड के सराउंड पे, और उसको इनर साइड ले जाती है, जिसको हमने पढ़ा है फैगोसाइटोसिस। अब इस वैक्यूल के 3 नाम है बच्चों। पहला नाम है, आप इसको कह दो फैगोसोम, आप इसको बोल दो फैगोसाइटिक वैक्यूल, ठीक है, आप इसको बोल दो फूड वैक्यूल। सबसे आसान क्या लगा हमें, फूड वैक्यूल, तो आप इसको फूड वैक्यूल कह दें। लेकिन बेटा फूड वैक्यूल में तो सिर्फ फूड होगी ना, लेकिन अगर इसमें बैक्टीरिया हो तो इससे बेटर है कि हम इसको कह देते हैं फैगोसोम, हम इसको कह देते हैं फैगोसाइटिक वैक्यूल, जिसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो सकता है। मैम अगर हम इसको फूड वैक्यूल बोले तो गलत होगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसकी कंडीशन ये है कि सेल सिर्फ फूड लेके आए उसमें, अगर बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फूड भी हो सकता है, तो बेटर है कि आप इसको फैगोसोम कह दो या फैगोसाइटिक वैक्यूल कह दो। चलो सिंपल हो गया, ये वैक्यूल आ गया अंदर। अब बेटा ये भी अकेला है और ये भी यहाँ पे अकेला है, जब तक ये जुड़ेंगे नहीं, इसके अंदर एंजाइम है, इसके अंदर फूड है, ना तो ये अकेला कोई काम कर सकता है, ना तो ये अकेला कोई काम कर सकता है, जब तक ये दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं और एक नया वैक्यूल नहीं बनेगा, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैक्यूल। सेकेंडरी वैक्यूल में एक्शन होगा, सेकेंडरी वैक्यूल हेल्प करेगा उस खाने को, उस फूड को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को तोड़ने में, स्प्लिट करने में, डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले गोल्जी बॉडी से जो एंजाइम्स आए हैं, अभी एंजाइम कंटेनिंग बॉडी है जो कि अकेली है, अभी उसको प्राइमरी लाइसोम कहेंगे, और दूसरी तरफ कोई भी बॉडी के अंदर फूड एंटर हुई है जो कि इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से एक वैक्यूल बन गया है, जिसको हम फैगोसाइटिक वैक्यूल कहते हैं। अब ये दोनों जब यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फैगोसाइटिक वैक्यूल एंड प्राइमरी लाइसोसोम, नाउ इट्स नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। कोई कंफ्यूजन हो मेरे बच्चे तो बता देना मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार भी रिपीट करना पड़ेगा तो मैं 10 बार रिपीट कर दूंगी। आई वांट कि हम थोड़ा पढ़ें बट इतना इफेक्टिव हो कि वो चीजें आपको हमेशा याद रहे। ओके, फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या हैं। ये अगर बन भी जाता है सेकेंडरी लाइसोम तो ये क्या करता है, मिस तोड़ेगा ना, उसके अंदर एंजाइम है, उसके अंदर खाना है, तो डाइजेशन होगी, और डाइजेशन करने, डाइजेस्ट करेगा एनी इंगल्फ फूड ऑब्जेक्ट। कोई भी फूड ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको इंगल्फ करके, वो जो सेल उसको इंगल्फ करता है तो उसको वो डाइजेस्ट करेगा, उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, बिकॉज उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, या हम एसिड फॉस्फेटेजेस कहते हैं। सो यहाँ पे क्लियर करते हैं थोड़ा सा और, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस ही होंगे। लाइक आप यहाँ पे देखिए तो मैम यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल आई है टुवर्ड गोल्जी बॉडीज फॉर्मिंग फेज, एंड यहाँ से लाइजोम जो उतरा है जिसमें एंजाइम्स हैं, और इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है हम यहाँ पे से क्या बोल सकते हैं? अगर यहाँ पे ये बेचारा अकेला है और इसके अंदर एंजाइम्स हैं, तो क्या ये सेकेंडरी वैक्यूल है या प्राइमरी वैक्यूल है? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि मैम अभी ये जुड़ा नहीं है किसी दूसरे के साथ, अभी ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, अभी इसमें सिर्फ एंजाइम है और इसकी पैकिंग की हुई है गोल्जी बॉडीज ने, तो नाउ इट्स नोन एज अ प्राइमरी वैक्यूल एंड प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, इसको यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसके साथ आके लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल जुड़ जाता है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। वैक्यूल की करेक्शन करनी है, यहाँ पे लाइसोसोम आना है, ठीक है। सो इट्स अ प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। सो इंशाल्लाह कल फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी, जिसपे हम फर्दर देखेंगे कि हमने आगे क्या स्टार्ट करना है।